आज हम 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसे अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह माध्यम वह अनेक प्रकार से चुनता है, चाहे वह सांकेतिक हो, मौखिक हो या लिखित हो। मनुष्य और पशु पक्षी सभी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जो भी सजीव प्राणी हैं, सभी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, विभिन्न माध्यमों का सहारा लेते हैं। जैसे पशु पक्षी अपनी भाषा, अपनी बोली में अपने विचार प्रकट करते हैं, चाहे वो अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं या कोलाहल, पक्षियों का कोलाहल भी उनका एक विचार प्रकट करने का माध्यम है, परंतु इसे हम भाषा नहीं कह सकते। ये उनके लिए बोली कहलाएगी। भाषा द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक सही और सार्थक माध्यम द्वारा प्रकट करते हैं। आइए, भाषा में शब्दों और वाक्यों का समावेश है, जिससे कि भाषा का निर्माण हो रहा है। अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्द और पद पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। निश्चित क्रम में अर्थात एक परफेक्ट सीक्वेंस में चल रहे हैं पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप। पद क्या है? शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं तो पद कहलाएंगे। तो एक निश्चित क्रम में, एक सीक्वेंस में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। वो व्यवस्थित स्वरूप है, आगे पीछे करने पर उनका अर्थ बदल जाएगा। तो एक व्यवस्थित रूप, एक निश्चित क्रम उसके लिए आवश्यक है और यही सार्थक रूप प्रदान करने वाला, जिसका सही अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे तुम जाओ या संगीता पढ़ रही है। इस वाक्य में दो पद प्रयुक्त हुए हैं, तुम और जाओ। संगीता पढ़ रही है, यहाँ 4 पद प्रयुक्त हुए हैं, संगीता पढ़ रही है। अगला देखिए, नहीं या धन्यवाद। इस प्रकार हमने जाना कि एक पद के भी वाक्य हो सकते हैं और अनेक पद के भी। नहीं कहने पर भी हम कई बार अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अपनी बात को कहने में समर्थ होते हैं। धन्यवाद कहकर भी हम अपने बात को पूर्ण रूप से सही प्रकट करते हैं, सार्थक सिद्ध करते हैं। लेकिन इस प्रकार एक पद का भी वाक्य हो सकता है और अनेक पद का भी। अब वाक्य के गुण क्या हैं? वाक्य के गुणों में हम देखते हैं कि वाक्य अर्थवान होना चाहिए। वो एक सही अर्थ को प्रकट करते हुए हो, अर्थवान वाक्य होना चाहिए, जिसको पढ़ने पर, जिसको सुनने पर हमें एक सही बात का पता चले, उसका अर्थ समझ में आए। नियमानुसार होना चाहिए। किस प्रकार के नियमों की आवश्यकता है वाक्य निर्माण करने में? वाक्य व्याकरण की इकाइयों में बंधे हुए होते हैं, व्याकरण के नियमों में बंधे हुए होते हैं। तो किस प्रकार के नियमों की आवश्यकता है यहाँ? व्याकरण के नियमों की। व्याकरण के नियमों की यहाँ आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? यदि वाक्य इस प्रकार का हो, हम कहें राम फल खाती है, तो इसमें पदों का समावेश तो हमने कर लिया, लेकिन ये व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि राम एक पुल्लिंग शब्द है। राम फल खाती है, यहाँ पर हम क्रिया के साथ स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसलिए ये आवश्यक है कि वाक्य किस प्रकार का हो? व्याकरण के नियमों के अनुसार उसका प्रयोग किया गया हो। अगला देखिए, अगला गुण है पूर्णता। वाक्य पूर्ण होना चाहिए। अपनी बात को कहने में
समर्थ होना चाहिए, एक पूर्णता प्रदान करनी चाहिए वाक्य के अनुसार। भावाभिव्यक्ति में सक्षम, अगला बिंदु है इसका, भावाभिव्यक्ति में यानी अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने में, उसे बताने में वो सक्षम होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। वाक्य पढ़ने पर सही अर्थ प्रदान हो और हम अपने भावों और विचारों को सुनने में और समझने में, दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो। इस प्रकार ये वाक्य के गुण हैं कि वह अर्थवान होना चाहिए, नियमों के अनुसार होना चाहिए, पूर्णता प्रदान करने वाला हो और भावाभिव्यक्ति में सक्षम हो। तो इस प्रकार ये वाक्य के गुण हैं। अब देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो वाक्य के ये दो अंग उद्देश्य और विधेय किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए अर्थात कर्ता, जो कर्ता है वो, और उस कर्ता के लिए प्रयुक्त विशेषण भी इसी के अंतर्गत आएंगे। कर्ता के लिए जो विशेषण हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएंगे। फिर विधेय, उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं इस वाक्य को, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे, कर्ता कौन हुआ यहाँ पर? बच्चे, और इसके साथ शब्द प्रयुक्त हुआ है कुछ। तो कुछ बच्चे, ये बच्चों की विशेषता बताई जा रही है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पर उद्देश्य है और पार्क में खेल रहे हैं ये विधेय है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखिए, रात को आने वाली गाड़ी सुबह तक नहीं पहुंची। यहां पर कर्ता है गाड़ी और इसकी विशेषता क्या है कि ये रात को आने वाली थी। रात को आने वाली गाड़ी, ये पूरा हमारा उद्देश्य हो गया। रात को आने वाली गाड़ी उद्देश्य और सुबह तक नहीं पहुंची ये भाग है विधेय। अगला वाक्य, उसके चाचा जी अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। अब यहां पर कर्ता कौन है? चाचा जी। उसके, उनके साथ प्रयुक्त हुआ शब्द है। इसके आधार पर उसके चाचा जी यहाँ पर उद्देश्य है और चाचा जी के विषय में अन्य बात यहाँ क्या बताई गई है कि वो अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। इस प्रकार अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं यहाँ प्रयुक्त विधेय है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि वाक्य क्या है? निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य है। ये एक पद का भी हो सकता है और अनेक पदों का भी हो सकता है। इसके गुण ये आवश्यक हैं कि वह अर्थवान हो, नियमानुसार हो, पूर्णता लिए हुए हो और भावाभिव्यक्ति में सक्षम हो। वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कहा जाए अर्थात जो कर्ता है, और उस कर्ता के लिए प्रयुक्त विशेषण भी इस उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। फिर है विधेय। विधेय उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में जो उद्देश्य के अतिरिक्त जो कुछ उस कर्ता के विषय में बात हो रही है वो विधेय के अंतर्गत आएगी।